मिडिल क्लास के लिए बड़ी सौगात आने वाली है, इसलिए माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जो है बजट की शुरुआत की जा रही है। 93 से 95 करोड़ आदमी जो भारत में, वो 5 लाख रुपया तक कमाता है। दाल में रुपए कम लगते हैं, तेल के ऊपर रुपए कम लगते हैं। अभी जो बजट फिर जारी किया गया है वो फिर अमीरों के लिए ही हुआ है। चीज हम रोज खरीदते हैं, जो रेगुलर खरीदते हैं उस पे अगर जैसे कि मेरा दाल चावल तेल इत्यादि। लेकिन हम अभी नहीं कह सकते हैं कि बजट मेरे लिए लाया गया। पहली बात तो यही समझ लीजिए हैं, 3 लोग का परिवार है, उनके घर में ना 1000 रुपए बच जाता। तो दिल्ली में नल जल योजना फेल है तो अन्य राज्यों की तो बातें छोड़ दी। वो सब जो है करोड़ों रुपया का घोटाला किया है। बहुत सारे किसान सालों से वहाँ पे सोए हैं, बैठे हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं। इस पे जरूर बात होनी चाहिए। हम पहले भी दालों में आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है दाल में आत्मनिर्भरता के लिए हर साल काम करे, लेकिन हुआ आज तक खाली सो के उठे, भाषण में बोल दे आत्मनिर्भरता से काम करेंगे। हमारा नया विजन है। डल्लेवाल का 67वां दिन है अनशन का। धनखड़ जी ने एक बार फुदकते हुए कह दिए एक अनाउंस में, क्या बात है, क्या कारण है कि किसान बार बार धरना पे बैठ जा रहे हैं? जरा हिम्मत है तो फिर बोल के दिखा दे। का मौसम रहता है उतना दिन तो भाषण बहुत चलता है। कोई खास रोड मैप है किसानों के लिए? टाटा फंड की बात करी गई है, 10,000 करोड़ रुपया। 24 के चुनाव में आपने सुना मोदी के मुंह से कि मेक इन इंडिया मैंने शुरू किया था, वोट दो। ग्राउंड लेवल पे काम बिल्कुल नहीं होता है सर। मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आई भी बोलता है, साथ में एआई भी बोलता है। बताइए ये इंडिया का मतलब एआई सिस्टम हो गया कि बच्चे एआई बोल दिया तो एआई से जनरेट हो गया। लेकिन आप विकसित तब होइएगा जब साल 2047 आएगा। तागड़ा एआई और डेवलपमेंट एआई बनाना तो 2047 में बनेगा। आपको 2000 मोदी जी का अगर उसके ऊपर कुछ नहीं है बोल सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम 2025 के बजट पे बात करेंगे। इसमें केंद्र सरकार कहा है कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए बजट जारी किया गया है। क्या ये मिडिल क्लास वालों के लिए ही बजट जारी किया गया है? इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले ये कहा गया है कि 12 लाख तक का जो कमाई है, एक साल में जो आदमी 12 लाख तक कमाई करता है उसके लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो इस पे भी देखेंगे कि क्या बात आगे आती है। और सबसे पहला बात ये है कि जो क्या चीज़ सस्ता हुआ है, क्या चीज़ महंगा हुआ है, इस पे भी बात करेंगे। और किसानों के लिए क्या क्या प्रावधान है उसको भी हम बात करेंगे, क्या क्या योजनाएं हैं। और यूथ के लिए भी जो योजना है जो कहा गया है बजट में, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बलराम सर का स्वागत करना चाहूँगा। बलराम सर आज हमारे साथ जुड़े हैं और बलराम सर ही बताएंगे कि बजट में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार कह रही है, हम कल भी बात किए थे अपने वीडियो में, आप अगर हमारे दिन भर की खबर देखें तो हंस द्वार पर स्पीच दिया था, उसकी हमने कड़ी आलोचना की थी, क्योंकि उसमें कहा गया कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है मिडिल क्लास लोगों पर बनी रहे। वहाँ से लोग कहते थे कि मिडिल क्लास के लिए बड़ी सौगात आने वाली है, इसलिए माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जो है बजट की शुरुआत की जा रही है। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है जो चीज़, वो कहा जा रहा है कि इनकम जिसका 12 लाख रुपया से कम है, 12 लाख तक का है, उन्हें जो है छूट दी जाएगी, नो टैक्स दिया जाएगा उनसे। तो लेकिन इसकी कितनी सच्चाई है? सबसे पहली बात तो यही है कि मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपया तक मतलब मान लीजिए कि उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन इस बात पे सच्चाई है कितनी, इस बात को समझने की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट कहती है, इनकम टैक्स की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहती है कि 93 से 95 करोड़ आदमी जो भारत में, वो 5 लाख रुपया तक कमाता है। 5 लाख रुपया तक ऑलरेडी पहले भी टैक्स नहीं लगता था। अगर ऑलरेडी पहले भी टैक्स नहीं लगता था तो अभी क्या बदलाव ज़्यादा खास मिलेगा? पैसे तो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में जाएंगे ना। जिनकी 12 लाख रुपया इनकम है सालाना, वो उनकी आबादी कितनी है, ये भी एक मैटर करता है। दूसरा ये मैटर करता है कि जैसे कहा गया 25 लाख की आबादी तक, तो 25 लाख कमाने वाले लोगों की आबादी कितनी है, 50 लाख तक कमाने वाले लोगों की आबादी कितनी है। ये आबादी जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ती है घटती जाती है। अभी मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है, उसमें कह रही है कि नई दिल्ली की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 16.4 लाख लोगों ने अपनी सालाना आमदनी 10 लाख रुपये से ज़्यादा बताई है। अब 10 लाख रुपये से ज़्यादा मात्र 16.5 लाख लोगों ने बताया है। तो इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आय में सच में यहाँ पे एक बड़ी काम की गई है। 12 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। जो लोग नौकरी करेंगे, जो लोग पेशा करेंगे, उनकी कमाई अगर 12 लाख रुपए तक है तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन हकीकत इस चीज़ को ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ऑलरेडी कम कमाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 5 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों की संख्या 93 से 95 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर खास असर नहीं पड़ेगा। टैक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जिनकी आय कम है, आय कम वाले लोगों की संख्या कितनी है? अगर 5 लाख से कम आय वाले लोगों की संख्या 93 से 95
करोड़ आदमी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनके लिए टैक्स कम करने का मतलब क्या होता है? जब दाल में रुपए कम लगते, तेल के ऊपर रुपए कम लगते। अभी अभी आर्थिक सर्वेक्षण आई थी, हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे थे, उसमें क्या था? उसमें कहा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 तक जो टैक्स है, मतलब वो जो महंगाई है वो घटा है। जबकि दुख की बात यह है कि हम भी यहीं रहते हैं, हम भी नौकरी पेशा करते हैं, काम करते हैं, और अभी जितना तेल का दाम है वो अप्रैल से पहले नहीं था। अभी तेल के दाम बहुत ज़्यादा, 165 रुपये पर लीटर है। अब बताइए, पहले 130 रुपये आता था, अब ये जो 35 रुपये का इजाफा है ये कहाँ जाएगा? और ये 5 लाख ये जो कमाने वाले लोग हैं, इस पर क्या असर पड़ेगा? 5 लाख रुपया तो पहले भी छूट थी उस पर। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो बजट फिर जारी किया गया है वो फिर अमीरों के लिए ही हुआ है, क्योंकि 12 लाख कमाने वाला आदमी जो है वो बहुत कम है। बहुत कम। यस, अभी जो है गांव में इतना गरीबी है, हर गांव में, हर शहर में भी ऐसा है कि जो 2-4 लाख रुपया भी नहीं कमा पाता है हर साल, बिल्कुल बचा भी नहीं पाता है। जो कमाता है 15,000 20,000 पे जो काम करता है उसके लिए तो ये बजट कोई काम का नहीं है। कोई अगर जो अब थोड़ा सा बात करते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत ये सस्ता हुआ, वो सस्ता हुआ। सस्ता क्या हुआ? सस्ता क्या हुआ? सस्ता का अगर आप देखें तो सस्ता मोबाइल फ़ोन हुआ। मोबाइल फ़ोन कितने लोग खरीदेंगे? चलिए ठीक है, मोबाइल फ़ोन सस्ता हुआ। मोबाइल फ़ोन बार बार खरीदने वाली चीज़ें हैं। मोबाइल फ़ोन तो एक बार कभी खरीदेंगे, एक बार खरीदेंगे, आपको कितना बच गया? आप 10,000 का फ़ोन लिए, कितना बच जाएगा आपको? ज़्यादा बचेगा नहीं। तो बात बराबर है, यहाँ पे फ़ायदा किसको हुआ? एलसीडी कितने लोग खरीदेंगे? ये इंडस्ट्री को बढ़ाने का एक तरीका है कि एलसीडी इंडस्ट्री को बढ़ाएं, एलईडी इंडस्ट्री को बढ़ाएं, लेकिन यहाँ पे मेन रूप से मिला कहाँ कुछ है? सामान में छूट तब होती जो चीज़ हम रोज़ खरीदते हैं, जो रेगुलर खरीदते हैं, उस पे अगर जैसे कि मेरा दाल चावल तेल इत्यादि जितना सामग्री है, ये सब चीज़ें शहद जो रोज की मतलब कमाई की है, जो कि दूध पे भी टैक्स इतना लगा हुआ है, उस सब पे काम होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इस चीज को छोड़ के बाद बाकी दुनिया को देखा गया है, इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम बिल्कुल। बजट में कोई छोटे लेवल का काम को या फिर गृहस्थी परिवार के जो लोग हैं उसके लिए कोई बजट में मतलब पेश नहीं किया गया है। मैं अभी विस्तार से बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस बात को समझा दूँ अभी भी आपको कि 12 लाख रुपया एनुअल इनकम आखिर कौन कमाता है और उसकी संख्या कितनी है, इस बात पे आप गौर कीजिए। चुनिंदा लोगों को फायदा होंगे, क्योंकि भारत की 100 करोड़ तक की आबादी तो कितना कमा रहा है? 5 लाख से कम। अब 5 लाख से कम पे ऑलरेडी टैक्स पहले भी जीरो था, तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा। खास असर कब पड़ता? जब दाल तेल इत्यादि इत्यादि छोटी छोटी चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो महीने में हम लोग 10 बार खरीदते हैं, उनमें अगर छूट होती, उनमें अगर रुपए कम किए जाते, तो हम कहते कि बजट हमारे लिए जो है लाया गया है। लेकिन हम अभी नहीं कह सकते हैं कि बजट मेरे लिए लाया गया। पहली बात तो यही समझ लीजिए। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कम किया जाएगा, मतलब टैक्स डिडक्शन कम किया जाएगा, दुगुना कर दिया जाएगा। तो एक चलिए अच्छी प्रावधान है सीनियर सिटीजन के लिए, लेकिन सीनियर सिटीजन को भी आप दे कहाँ रहे हैं? उनको ज़्यादा कुछ तो आप सुविधा दे नहीं रहे हैं। 60+ जितने लोग हैं वो लोग सीनियर सिटीजन हुए, उन लोगों को ज़्यादा कुछ ऑलरेडी मिल नहीं रहा है। स्वास्थ्य में आप हेल्प कर दीजिएगा, हेल्थ में हेल्प कर दीजिएगा, कहीं यात्रा में हेल्प कर दीजिएगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी आपने पहले भी बेकार कर दिया है। अब मैं आगे बात करता हूँ। उसने कहा कि मोबाइल फ़ोन सस्ती होगी। मोबाइल फ़ोन कितनी सस्ती होगी बताइए? हमारा इनकम ऑलरेडी कम है, हम एक बार मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे कि साल में 25 को मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे? कम माना तब जाता ना, थोड़ा सा कम हुआ है, चलिए ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कि एलईडी एलसीडी कम होगा। घर में एलईडी एलसीडी लगाओ, इसके लिए तुमको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें भी कितना कम होगा? 14,000 का एलसीडी अभी था, अगर टैक्स अब नया स्लिप आया है तो बहुत से बहुत 500 रुपया का छूट हो जाएगा। 500,000 का वही छूट होगा। 10-12 हज़ार का सामान लीजिएगा, 500,000 का आपको छूट मिलेगा, जिसमें अगर मोबाइल खरीदते हैं वो 4 साल 5 साल में एक बार खरीदेंगे आप उसको। 4 साल 5 साल में एक बार आप मोबाइल खरीदेंगे, कभी उस पर 1,500 आपको छूट ही मिल जाए, तो क्या आप 1,500 से ज़्यादा तो इधर आपको घर के खर्चा में ही ज़्यादा लग जाएगा। ज़्यादा लग जाएगा ना। अभी आप महीने में अगर आप मान लीजिए 3 लीटर तेल यूज करते हैं, 3 लीटर आप तेल, सिर्फ तेल की बात कर लेते हैं, 3 लीटर तेल कर यूज करते हैं, तो कितना रुपया आपको ज़्यादा भरना पड़ा? 35 या 105? 105 रुपया आपने ठा में ज़्यादा दे दिया। अब सिर्फ तेल की बात कर रहे हैं, मतलब आप अगर टैक्स कम होता तो आपका मंथली इनकम जो है ना, कम से कम 700 से 1,000 रुपया ना, नॉर्मल 2-3 परिवार जो चलाते, जिसके घर में दो लोग हैं, 2 लोग हैं, एक बच्चे हैं, 3 लोग का परिवार है, उनके घर में ना 1,000 रुपये बच जाता अगर ग्रॉसरी के सामानों पर अगर छूट होती तो। यहाँ पर ये क्या है कि ज़्यादा मूल रूप से कोई मूल सुविधाएं नहीं है। दूसरा क्या है कि एक और चीज़ कही जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसको जो है
प्रमोट किया गया, उनकी टैक्स वो जो है सस्ता हो गया, ये सब कहा गया। वो बोला गया। हाँ, एक चीज़ इसमें अच्छी प्रावधान करी गई है कि कुछ समय से शहरी गरीबों के लिए मांग उठ रही थी। जो शहर में गरीब लोग हैं, जो पॉकेट पुड़िया में अपनी जान गंवा रहे हैं कि सरफ नहीं खरीद पा रहे हैं, 10 रुपये वाला पुड़िया ले आ रहे हैं, चाय पत्ती का 12 पैकेट नहीं खरीद 10 वाला ले आ रहे हैं, साबुन नहीं खरीद पा रहे 10 वाला साबुन ले आ रहे हैं, उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि योजना लाएंगे। शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए, जो शहरी क्षेत्र में गरीब है उनके लिए योजना लाएंगे। लेकिन योजना लाने से ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा ये तो पता चलेगा अभी, क्या फ़ायदा होगा ज़्यादा। मूल रूप से आवाज़ तो उठाई जा रही थी, लेकिन कहाँ नहीं जा रहा था कि उतना फ़ायदा दिखेगा। इसके बाद एक चीज़ और बताया गया है कि 2028 तक नल जल योजना जो है पूरे इंडिया में करवाया जाएगा। दिल्ली में भी नल जल योजना कितनी ख़राब है ये सब जानता है। पानी के मौसम आने दीजिए, अभी थोड़ी दिन रुक जाइए, गर्मी आने दीजिए, अब पता चल जाएगा कि दिल्ली में जो है नल जल योजना कितना काम किया है। तो दिल्ली में नल जल योजना फेल है तो अन्य राज्यों की तो बातें छोड़ दीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों की बातें छोड़ दीजिए, कहीं पे है ये नहीं कुछ, वो तो ऐसे ही चौपट है। अब मैं एक तरफ से सर इसमें मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि मैंने कई बार बिहार गया हूँ, तो बिहार में मैंने नल जल योजना का प्रावधान देखा कि नल जल योजना बिहार में इतना पेश किया गया, मतलब इतना जोर शोर से नल जल योजना का प्रचार किया गया कि नल जल योजना ये हुआ। लेकिन नल जल योजना में जो वार्ड पंच है, छोटे छोटे लेवल का, मतलब वार्ड पंच, वार्ड सदस्य, ये सब होता है, वो सब जो है करोड़ों रुपया का घोटाला किया है। सर मेरे वार्ड का भी जो वार्ड पंच था, उसको मतलब घोटाला पकड़ा गया तो उसको जेल ले गए, लेकिन 10 दिन में वो छूट के आ गया। मुखिया जी जेल गए, वो 10 दिन में छूट के आ गया। अब प्लस में ये बात है सर कि जो नल जल योजना है ये बिहार में पूरी तरह फेल हो चुकी है। बिहार में जब ग्राउंड लेवल से चापाकल से पानी पीता है तो नल जल योजना का कोई जरूरत नहीं था, इसमें करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है। और जबकि आप दिल्ली में देख ही सकते हैं कि नल जल योजना कितना काम किया है। बिल्कुल, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि नल जल योजना जो है थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसे लाना चाहिए था। है दूरदर्शी प्लानिंग, हम ग्राउंड वाटर को बचा सकते थे। धीरे धीरे क्या करते हैं, नल जल योजना एक अच्छी पहल थी, लेकिन इसे सही से लागू करने की ज़रूरत थी। लेकिन क्या किया गया, इसे एक पैसा, सरकार का पैसा निकालकर करप्शन करने का एक तरीका बना दिया गया। कहीं पे काम हुआ और एक मैक्सिमम पॉपुलेशन काम नहीं हुआ। नल जल योजना की सच्चाई है ये, आप इस चीज़ को समझिए कि ये सच्चाई है इस चीज़ की। अगर मैं आगे की बात करूं, जैसे कहा गया कि 100 किसानों की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा किसानों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, किसान पे बात होनी चाहिए। अभी अभी जो है शंभू बॉर्डर पे जो है बहुत सारे किसान सालों से वहाँ पे सोए हैं, बैठे हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं। इसमें जरूर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, किसानों पर जो थोड़ा बात किया जाए तो किसानों में क्या कहा गया, तो मैं गिनवा देता हूँ, एक एक चीज़ गिनवा देता हूँ। कहा गया है कि पीएम धन्य धान योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे सिर्फ 100 जिलों को फायदा होगा। ये किसानों की बात है। अभी मैं इसके अंदर क्या क्या आएगा, मैं अभी इस पर विस्तार से बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी डिटेल नहीं दी गई है। दूसरा ये उन्होंने कहा कि बिहार में मखाना के लिए एक सेंटर बनाए जाएंगे, बोर्ड बनाए जाएंगे। तो बिहार के लिए एक अच्छी पहल है क्योंकि बिहार का एक बड़ा आबादी मखाना उत्पादन करता है। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ तो ध्यान रखिए, पूरे देश की बात होनी चाहिए थी। तो इसमें किसानों में बिहार का एक लिए है, दालों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। हम पहले भी दालों में आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहे हैं, जब से मोदी सरकार आई है दाल में आत्मनिर्भरता के लिए हर साल काम कर रहे हैं, लेकिन हुआ आज तक सर? बिल्कुल नहीं। वो खाली काम ही हो रहा है, खाली सो के उठे भाषण में बोल दे आत्मनिर्भरता से काम करेंगे, हमारा नया विजन है, काम करेंगे, अच्छा करेंगे, जागना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लेकिन हुआ है नहीं कुछ। लेकिन जो है यहाँ पे ऑन कैमरा तो मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि विकास होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए, युवाओं पे बात होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये ऑन कैमरा है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सर कि ग्राउंड लेवल पे विकास हो या युवाओं के लिए काम की जा रही हो। जबकि अभी यूपी बिहार में हुआ है कि पीसीएससी एग्जाम के लिए युवाओं को बुरी तरह से पीटा गया है। क्या युवाओं के लिए ऐसी काम है? ये काम युवाओं को पीटने के लिए काम किया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे तो हम किसानों के बारे में भी तो कुछ बात छोड़िए, उसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। बस 3 चीज़ें हैं। किसानों के लिए काम तब होती जब अभी रिपोर्ट आई है कि कल एक किसान की जान चली गई शंभू बॉर्डर पे। अब बताइए, अगर काम तब अच्छा होता जब किसानों को घर वापसी होती। डल्लेवाल का आज 67वां दिन है, 67वां दिन है अनशन का। कोई 2 महीना और लगभग 7 दिन से 2 महीना 7 दिन से धरना पे बैठा है और वो अनशन पे है, जिसकी जान जा सकती है, और आप कोई सुनिए नहीं रहा है। वो भी गंभीर हालत में, कुछ दिन ही बचा हुआ है, उसकी भी जान कभी भी जा सकती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई
कोई कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो काम तब माना जाता किसानों के लिए जब हम लोग कहते कि मेन रूप से कि किसानों का एमएसपी स्वीकार किया जाता है। धनखड़ जी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी हैं। धनखड़ जी ने एक बार फुदकते हुए कह दिए एक अनाउंस में, क्या बात है, क्या कारण है कि किसान बार बार धरना पे बैठ जा रहे हैं, मोदी सरकार क्यों नहीं इसे कर पा रही है। और एकदम कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एकदम लपेटा में ले लिया, खूब तारीफें हुई, हर जगह वीडियो वायरल कर दिया गया। हकीकत क्या निकला, उनकी बातें कहाँ दिन चली गई। अभी बजट सत्र आ रहा है, चर्चा होगी, जरा हिम्मत है तो फिर बोल के दिखा दे कि किसानों के लिए हम एक बार बयान दिए थे, फिर काहे नहीं दिए, बता दे फिर से। लेकिन नहीं करेगा ऐसा, काहे करेगा ऐसा। अब ये बात भी समझिए कि किसानों के लिए मूल रूप से कोई मेन काम एमएसपी की बात की जाए वो हुई नहीं है उनकी। जैसे अगर हम मोटा मोटी काम बात करके तो यूरिया के दामों पर बात की जाए वो तो ऐसे ही हैं, डीएपी के दामों पर बात की जाए वो ऐसे ही हैं, छिड़काव वाले दवाओं पर बात की जाए वो ऐसे ही हैं, बीज महंगा है वो ऐसे ही हैं। धान का बीज भी तो महंगा है, अलग कैटेगरी का आपको बीज चाहिए तो महंगा चाहिए, गेहूं का बीज चाहिए अलग कैटेगरी तो महंगा चाहिए। हर चीज़ में तो कहाँ कम किया है आपने। किसानों के लिए कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है। बिहार में पानी से लोग परेशान हैं, वो आ गया, वो बाढ़ आती है हर साल, क्या किया गया, कुछ नहीं। महाराष्ट्र में सुखाड़ आता है, क्या किया गया, कुछ नहीं। माना तब जाता जब काम किया जाता, जब ये प्रावधान इसमें शामिल कर लिया जाता। हाँ, अब मैं थोड़ा सा यूथ पे भी बात कर लेता हूँ कि यूथ में क्या क्या है। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि बिहार में किसान की बात आई, तो बिहार में जो किसानों को यानी बाढ़ से जो ग्रस्त हो जाते हैं, तो जितना दिन 10 दिन 20 दिन बाढ़ का मौसम रहता है उतना दिन तो भाषण बहुत चलता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही बाढ़ खत्म, पानी खत्म, कि भाषणबाजी सब चौपट हो जाता है। किसानों के लिए जो है बाढ़ से इतना मतलब उसको कुछ पैसे दे करके कुछ किसान को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन किसान को हर साल इतना जो सिर्फ उसी पे मतलब उपजाऊ मतलब फल यानी जो अनाज है उसके लिए काम करता है, उसको कुछ नहीं मिलता है सर। बिल्कुल ये बात सही है। उसको एक बार उनका तो अनाज भी गया और अगली बार से उन्हें कुछ मिला भी नहीं। फिर बाढ़ आएगी, फिर 2,000 धरा दिया, 3,000 दे दिया, हो गया। कोई खास रोड मैप है किसानों के लिए? आप एक जनता हैं, आप बताइए, कोई खास रोड मैप अभी तक हमको दिखता है कि किसानों के लिए कोई खास रोड मैप बनाई जा रही हो? अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जीडीपी ग्रोथ में किसानों की भूमिका कम होती जा रही। क्यों कम हो रही है? सेवा क्षेत्र की भूमिका भी अभी कम हुआ है। हमारे देश में तृतीय सेक्टर ही सबसे ज़्यादा काम करता है, तृतीय सेक्टर में भी उतने ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में हम लोग तब मानते कि ज़्यादा विकास हुआ है जब रोजगार की संख्या बढ़ती, लेकिन बेरोजगारी तो मतलब बढ़ रही है, घट तो रही नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि तृतीय सेक्टर बहुत अच्छे से काम कर रहा है? अभी रिपोर्ट है कि बेरोजगारी दर जो है और बढ़ी है। हर बार के आज़ादी के बाद सबसे हाई लेवल पे है अभी। तो कैसे मान लिया जाए कि ये जो है अच्छा है? यूथ के लिए मैं एक और बात करूँ, स्टार्टअप फंड की बात करी गई है, 10,000 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड के लिए दिया जाएगा। अब कितना पहले भी कहा जा रहा था कि मेक इन इंडिया के तहत इतना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा, लेकिन बताया नहीं, नाम लिया जाता है। 2024 के चुनाव में आपने सुना मोदी के मुंह से कि मेक इन इंडिया मैंने शुरू किया था, वोट दो, डिजिटल इंडिया मैंने शुरू किया था, वोट दो। क्यों नहीं कहा गया पता है? क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि काम ही नहीं हुआ था। काम जो नहीं हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान अगर दिया गया होता तो काम होता। बिल्कुल। लेकिन ये जो मोदी सरकार है सिर्फ भाषणबाजी करता है और किसी भी मतलब योजना पे अच्छे से काम नहीं करता है। योजना बोल दिया, अपना सूत गया, मतलब बस सो जाता है, मतलब कुछ काम लेवल पर नहीं होता है, ग्राउंड लेवल पे काम बिल्कुल नहीं होता है सर। ये बात बिल्कुल सही है, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता। अब जो है तो यूथ के लिए यहाँ पे तो कोई मूल रूप से कोई नौकरी का जिक्र, देखिए नौकरी का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया है। कितना नौकरी हम इस साल देंगे, अगर इसका जिक्र कर देता कि चलो 50 लाख लोगों की नौकरी मिलेगी, हरियाली थी तब, मस्त हरियाली थी, लेकिन नहीं है। 10 लाख को नौकरी देंगे, ये भी नहीं है भाई साहब। तो प्रावधान पूरी तरह चौपट है। मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ का AI बनाए जाएंगे, 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो भी तब किया जा रहा है जब आलोचना हो रही है, क्योंकि चाइना ने डीप सीक बना लिया है। चाइना ने डीप सीक बना के अमेरिका को पछाड़ दिया है, और अमेरिका को जब पछाड़ दिया है तो कहा जा रहा है, इंडिया वाले सवाल कह रहे कि देखो मोदी का जो वो भाषण सुने आपने, वो जो उसको जो माइक्रोसॉफ्ट के वो जो मालिक है,
माइक्रोसॉफ्ट के मालिक जो है उसको कहा गया उससे कह रहे हैं कि कह रहे थे कि मेरे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो अपने किसी स्टेट में जो है मतलब मम्मी जो होती है उसको आई बोलते हैं। तो मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आई भी बोलता है साथ में एआई भी बोलता है। बताइए ये इंडिया का मतलब एआई सिस्टम हो गया कि बच्चे एआई बोल दिया तो एआई से जनरेट हो गया। बस ये है इस देश की हकीकत। टेक्नोलॉजी है। भगवान शर्म आता है मोदी जी को कि एआई बच्चे के लिए। और बताइए वो जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो मतलब ऑनर है वो हंस रहा है, वो समझ रहा है अंदर ही अंदर की मतलब ये जो मतलब एआई बोल रहा है कुछ करता नहीं है, बस ऐसे ही बात को टालने की एक जरिया है। ये करता, देखिए हम तब मानते कि एआई के ऊपर जब हमारा कोई मेन पकड़ है। भारत अभी तक चिप नहीं बना रहा है। बताइए जो चिप लगेगा एआई में वो चिप कहाँ से लाएगा? किस अमेरिका से लाएगा, और नहीं तो अमेरिका से नहीं लाएगा, चाइना से ले नहीं सकता है क्योंकि उसके साथ हमारा दुश्मनी संबंध है। तो कहाँ से लाएंगे? अमेरिका से लाएंगे। तो ये है आपका विकास। आज 15 साल होने वाले हैं इसके, सब 11वां साल तो भी चल रहा है, 15 साल पूरा होंगे। लेकिन आप विकसित तब होइएगा जब साल 2047 आएगा, तब आप विकास करिएगा। इससे पहले 2047 में विकास होगा, मरने टाइम उसको जॉब दिया जाएगा, विकसित भारत दिखाया जाएगा कि हम 47 में जाकर के दिखाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा कि अभी कहा जा रहा है कि विकसित भारत तब बनेगा। कुछ दिन पहले क्या कहा जा रहा था कि विकसित भारत कब बनाना है हमें? 2026 तक भारत का स्तंभ बनाएंगे, ये भाषणों में कहा जाता था। 2026 आने वाला है, खेल खत्म। 2014 और 15 के जब आप उनके भाषण सुनेंगे तो वो कहते हैं कि साल 2026 तक मैं ये कर दूंगा। साल 2022 तक हमें किसानों की आय दोगुनी करना है, हर मंच से कहा जा रहा था। वो भाषण सुनते हैं आप? नहीं सुनते होंगे। तो वो चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो है नहीं वैसा कुछ। तो आप हर जगह से इनका मामला लगभग ख़त्म ही चल रहा है। एआई के लिए कहा गया है कि 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट तो करेंगे आप 500 करोड़ रुपया, लेकिन उससे कितने फ़ायदे होंगे भारत को और कितना हाई लेवल आप एआई बनाएंगे ये भी अभी देखना बाकी है, और कब तक बनाएंगे ये भी अभी देखना बाकी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमें एक लंबा समय लग सकता है, क्योंकि जब आधार का डेटा लीक हो जा रहा है तो हमें एआई का डेटा लीक होने से बचाना पड़ेगा, और ये बचाने के लिए मुझे एक लंबा समय चाहिए ताकि मैं एआई बना सकूं। मतलब समझिए कम से कम 5 साल तो यूं ही जाएंगे। नहीं तो हमको तो मोदी जी के भाषण से यही लगता है कि एआई 2047 में बन के तैयार होगा। अब क्या लगेगा आप तो देखना पड़ेगा। अगर आप लोकल एआई चाहते हैं, मोदी जी ये भाषण में आने वाले हो सकता है समय में बोल दे कि अभी जो आप लोग चाहते हैं तागड़ा एआई और डेवलपमेंट एआई बनाना तो 2047 में बनेगा। तब तक जो है नॉर्मल एआई से काम चलाइए, तब तक नॉर्मल एआई से काम चलाइए, ओपन एआई से काम चलाइए और डीप सीक से काम चलाइए। ऐसे बोल सकता है आपको 2000 मोदी जी का अगर उसके ऊपर कुछ नहीं है बोल सकता है वो, बिल्कुल बोल सकता है। ये तो भाई एआई की बात हुई, आज के जनरेशन की खूब बातें होती है एआई के ऊपर। थोड़ा इसको भी समझिए, इंडिया है कहाँ, बहुत आलोचना हो रही थी हैं, तो अब मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग देख लिए। देखिए सबसे पहले आपको जो है कभी भी पहले के समय में भी आप जाते होंगे तो पहले के समय में भी इतिहास को भी हम देखें तो वहाँ पर होता प्रोटेस्ट होता था, हाई लेवल का मांग होती थी। आजकल में मांग किस लिए होता है? मंदिर के लिए, सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए। भाई मंदिर मस्जिद के लिए मांग जो करते हो तुम, डेवलपमेंट के लिए कभी मांग किए हो, कभी प्रोटेस्ट किए हो तुम लोग? लेकिन ये भी तो बात है कि मंदिर मस्जिद का प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं कौन? वो वही लोग हैं जो बीजेपी के कोर समर्थक है, पेड समर्थक है, रुपए वाले समर्थक है। वहीं अगर इस 140 करोड़ आबादी में अगर 1 करोड़ आदमी कह रहा है कि मुझे मंदिर 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 चाहिए, तो सरकार किसकी है? मोदी सरकार की। तो उनके पास 1 करोड़ समर्थक लाना कोई बड़ी बात तो है? कोई बड़ी बात नहीं है। और उनका समर्थक प्राप्त करना, उनके पक्ष में उनके बात बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो उन आबादियों को देखेंगे ना जो इनसे विपरीत है। तो वो आज भी भाईचारा में और ये गंगा यमुना तहजीब में विश्वास रखते हैं, वो काम करते हैं। ये तो युवाओं के ऊपर बात हो गई कि स्टार्टअप फंड जो है पहले भी दी जा रही थी, और स्टार्टअप फंड अच्छी विकास है, पहल होना चाहिए। एआई होना चाहिए, पहल होना चाहिए, अच्छी चीज़ है, शुरुआत की गई है। जब दुनिया आगे बढ़ रहा है तो भारत भी इसके लिए देर से सही, देर तो हो ही गया है लेकिन देर से ही सही काम जो है शुरू करने के ऊपर बात कर रहा है। दूसरा ये कहा गया कि स्टार्टअप फंड के ऊपर जो है हम पैसा देंगे, तो पहले भी मेक इंडिया के तहत बहुत पैसा दी गई थी, उससे कोई खास असर हुआ नहीं। तीसरा ये कहा गया कि मेडिकल सीट्स जो है हम बढ़ाएंगे, 75,000 करेंगे। तो मेडिकल सीट्स में बढ़ाएंगे तो आप कैसे बढ़ाइएगा? उसी कॉलेज में चैम्बर बढ़ाइएगा, सीट बढ़ाइएगा, या फिर नए कॉलेज बनाइएगा? इसका कोई मूल रूप से कोई बात नहीं कही जा रही है। आईआईटी को लेकर कहा गया कि आईआईटी के जो 23 कॉलेजेस हैं उसमें हम लोग 6500 सीट बढ़ाएंगे।
नए आईआईटी बनाने की बात कर देते थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता। नए आईआईटी नहीं बनेंगे। पहले से जो बनाया गया है उसमें थोड़ा सा सीट बढ़ाने से क्या हो जाएगा? आईआईटी कॉलेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए, पहले बना हुआ है उस पर आप काम करना चाहते हैं, भाई कुछ अपना तो करिए। अभी अभी रिपोर्ट आई थी कि जो पुराने आईआईटी कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो है टीचरों की संख्या में गिरावट आ रही है, उनको फंडिंग में गिरावट आ रही है, उन्हें उतनी रुपया नहीं मिल रही है ताकि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में वो अपना रिसर्च कर सके। तो फिर भाई साहब आपका तो वो ऑलरेडी आपने उसको भी गड़बड़ा दिया। आईआईटी और दिल्ली आईआईटी सब में आप जो है दूसरे दूसरे जो कुलपति वगैरह है उसको आप कहीं कहीं से नियुक्त कर दे रहे हैं, तो वो सब भी तो आपने यूनिवर्सिटीज़ को चौपट कर दिया है। सीट बढ़ाने से कुछ ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा होने वाला है, बशर्ते कॉलेजेस बढ़नी चाहिए थी। तीसरा और एक बात कही गई कि मेक इंडिया के बारे में जो है हम काम करेंगे। इनकम टैक्स पर 12 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी, लेकिन 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। चुनिंदा लोगों को फ़ायदा होगा, आपको नहीं, क्योंकि हम और जो लोग हैं वो लोग 100 करोड़ वो लोग हैं जो 5 लाख रुपए से कम कमाता है। 40 करोड़ लोगों में से आबादी बटी हुई है, तो फ़ायदा मेनली किसी और को ज़्यादा होने वाला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो है बिहार को ध्यान में रख के बनाया गया, तो बिहार में इसलिए ध्यान में रख के बनाया गया है क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव है, इसीलिए बिहार को खास ध्यान दिया गया है। इसके बाद कहा गया है कि दालों की आत्मनिर्भरता के लिए काम करेंगे, तो हम पहले भी कर रहे हैं। आज से 10 सालों से हम दालों की आत्मनिर्भरता के लिए, फलनमा निर्भरता के लिए, इसके लिए उसके लिए निर्भरता के लिए काम कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। हाँ, खाली आत्मनिर्भरता के लिए काम करते हो नहीं रहा है, वो सब कहने की बातें हैं। एक और बात कही गई कि असम में एक यूरिया प्लांट बनाए जाएंगे, वो प्लांट कब तक बनेंगे और क्या होगा इसकी कोई तय सीमा नहीं है, बस घोषणा कर देने से कुछ होता नहीं है। ऐसा ही कई घोषणाएं की गई है जो तब तक तैयार हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हो पाता है। यूथ के लिए स्टार्टअप फंड दिए जाएंगे, लेकिन स्टार्टअप फंड यूथ को मिलेगा कैसे, कैसे कैसे लोगों को फंड दिए जाएंगे, किन लोगों को फंड मिलेगा। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि हम अगर स्टार्टअप करना चाहें तो हम अभी लोन के लिए अप्लाई करें तो निश्चित ही मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन लोन किसका एक्सेप्ट होगा? गिने चुने और बड़े लोगों का ही लोन एक्सेप्ट होता है। ये आप ध्यान रखिए कि लोन एक्सेप्टेड में कोई ऐसा नहीं है कि हम आम लोगों को लोन एक्सेप्टेड देंगे, उनको देंगे। किसको लोन मिलेगा ना, इसका डाटा खाली जारी कर देंगे किसको मिला है और उसके बैकग्राउंड क्या है, नहीं तो उसको आप पता लोन चले। अप्लाई करके चेक कर लीजिए कि बैंक में आपको किस तरह से लोन मिलता है। क्या बस। क्या मिडिल क्लास या फिर नॉर्मल फैमिली है जो गरीब है, कुछ करना चाहता है, उन्हें देगा कि नहीं? 10 दिन आपको बैंक में दुराएगा, लेकिन लोन को कोई अप्लाई नहीं होगा। आपसे कुछ पैसे भी कुछ दलाल से मांग लेंगे, लेकिन लोन काम मिल नहीं सकता, होगा। काम तो नहीं होगा। इस तरह से विद्यार्थियों के लिए भी कोई काम नहीं किया गया है, नौकरी वोकरी की बात नहीं करी गई है। ओवरऑल क्या है कि अब कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। रुपए के खाली इनकम टैक्स का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, एकदम कम हो गया कम हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा कोई खास फायदा नहीं होगा। कुछ फायदा होगी जरूर, ये विपक्ष की थोड़ी सी जीत है क्योंकि विपक्ष ने मेहनत किया है। अक्सर राहुल गांधी मिडिल क्लास को लेकर जवाब दे रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो थोड़ा सा फायदा तो हुआ है, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि भारत के लोगों को फायदा हो, क्योंकि भारत का लोग तो वो है ना जो ऑलरेडी गरीबी में है। 100 करोड़ लोग मरे जा रहे हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदा होता तो हम मानते हैं। इस तरह से ओवरऑल आज हमने बजट पे बात की है और समझने की कोशिश की है कि सच्चाई कितनी है। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। तो सबसे पहले मैं आगे कहना चाहता हूं कि इस बजट पे आप लोग जो अभी बजट जारी किया गया है और मेरे वीडियो आप लोग देखे हैं, तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं कि इस बजट में क्या चीज़ ऐड करना चाहिए और किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक देखते रहिए स्टार इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।